क्या हुआ जब डीएम साहिबा प्रयागराज पहुंची कुंभ स्नान के लिए और वहां पे एक नागा साधु को देखी, उनसे सामना हुआ। और वो कौन था जिसको देखकर डीएम साहिबा बिल्कुल स्तब्ध रह गईं और सोचने पर मजबूर हो गईं। और उनके साथ डीएम साहिबा ने क्या किया, आइए सब कुछ जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम, मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और कहानी की तरफ चलते हैं। तो आज की कहानी हमारी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। वहीं पे एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार रहता है और उस परिवार में पहले से ही 3 बेटियां होती हैं और एक और होने वाला होता है। तभी सारे परिवार को आस होती है कि शायद इस बार बेटा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान को कुछ और मंजूर होता है। उस परिवार में फिर से एक बेटी का जन्म होता है और जन्म होने के बाद लोगों के चेहरे पर उदासी छा जाती है। और जो लड़की होती है उसका नाम रखा जाता है नमिता। और जो माता पिता होते हैं, माँ का नाम होता है गायत्री देवी और पिताजी होते हैं जो उनका नाम होता है दीनबंधु। दीनबंधु थोड़े गुस्सैल टाइप के होते हैं, लेकिन समय बीतता है, बेटी थोड़ी बड़ी होती है और वहीं के पास ही के स्कूल में उस बेटी का दाखिला करा दिया जाता है। इस सरकारी स्कूल होता है और जब उसी में पढ़ने लगती है, लेकिन वो दिमाग की बहुत तेज होती है। जो भी स्कूल के टीचर मैडम होते हैं, जब नमिता के माता पिता से मिलते हैं तो यही बात बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत ही पढ़ने में अच्छी है, उसको आगे भी पढ़ाइएगा, वो आप लोगों का नाम रोशन करेगी और बहुत ही अच्छी है। ऐसे जब बोलते हैं तो जो नमिता के पिताजी होते हैं वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि पढ़ा करके क्या करना, जब चौका बर्तन ही करना है, लड़की जात है, इसको ज्यादा पढ़ाना भी अच्छा नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जो नमिता की माँ होती है वो अपने पति से थोड़ा झगड़ा करके, लड़ाई करके वो अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहती है। जो नमिता के पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, 5वीं कक्षा तक पढ़ ली बहुत है। लेकिन जो नमिता की माँ होती है वो ज्यादा जिद करके उस नमिता की पढ़ाई को जारी रखती है और किसी तरह करके नमिता 10वीं तक पढ़ती है। 10वीं में अभी पेपर दे ही रही होती है कि उसी टाइम एक रिश्ता आता है नमिता के लिए। उसके पिताजी ढूंढते हैं और वो लोग, क्योंकि उधर का जो खानदान होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, खानदानी लोग होते हैं, यही सब चीज देखकर नमिता की शादी नमिता के पिताजी तय कर देते हैं। नमिता सुनती है, वो बहुत ही दुखी होती है और परेशान भी होने लगती है कि मैं पढ़ाई करने वाली थी और मेरे पिताजी ने ये सब क्या कर दिया। लेकिन उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। एक दिन वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मुझे पढ़ाई और भी करनी है और मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी करनी है। आप तो जानती है ना, बोलिए कि मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन वो जो नमिता की माँ होती है वो बोलती हैं कि बेटा, तुम्हारे पिताजी के आगे मेरी एक भी नहीं चलेगी और ना ही किसी की चलती है, मैं कैसे उनसे बोलूं। लेकिन फिर भी अपनी बेटी होने के नाते वो सोचती हैं कि मेरी बेटी का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। और इसी की वजह से एक दिन हिम्मत जुटा के अपने पति से बात करती हैं और कहती हैं कि हम अपनी बेटी की, नमिता की शादी बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो बाद में नहीं होगी। उसकी पढ़ाई को जारी रखिए और आगे वो पढ़ेगी और बहुत ही अच्छा नौकरी भी करेगी, हमारे भी दिन बदल जाएंगे। लेकिन जो नमिता के पिताजी होते हैं वो बहुत ही थोड़े दूसरे किस्म के होते हैं। वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी अपनी पत्नी गायत्री देवी को मारने लगते हैं और बहुत ही उसकी पिटाई करते हैं। ये सब देख करके नमिता बिल्कुल डर सी जाती है और उसके जो दिल होता है वो दिल पसीज जाता है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। किसी तरह शादी भी हो जाती है उसकी। जब वो अपने ससुराल जाती है, वहां जाने के बाद जो उसका पति होता है वो उससे दूर दूर रहता है, ना ही उससे रिश्ता कोई होता है और ना ही संबंध। उससे बहुत ही दूरी बना करके रहता है, उससे बातचीत भी नहीं करता है। लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो नमिता से बहुत ही ज्यादा काम करवाते हैं और धीरे धीरे उसको प्रताड़ित भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका पति भी उसकी नहीं सुनता है और इसी की वजह से उसे हर तरफ से प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे कुछ दिन चलता है और मारपीट भी शुरू कर देते हैं उसके साथ में। और करते करते कुछ दिन के बाद नमिता एक बिल्कुल परेशान हो जाती है। तब अपने मायके आती है और अपने माता पिता से सारी बातों को बताती है। लेकिन जो उसके
पिताजी होते हैं वो यही कहते हैं कि तू अपने पति से लड़ाई ना किया कर और जो तेरे सास ससुर जैसे कहते हैं वैसे तू किया कर। मेरी बात को समझ रही है? तभी वो नमिता डर के मारे कहती है कि हाँ, और तुरंत अपनी बेटी नमिता को लेते हैं और उसके साथ में ले जा करके उसे ससुराल छोड़ आते हैं। जब वहाँ छोड़ करके आते हैं तो नमिता समझ जाती है कि ना ही मेरे मायके से कोई सपोर्ट है और ना ही मेरे ससुराल से, मेरी जिंदगी यही है। और अब जो नमिता की जिंदगी होती है वो बिल्कुल ही नरक बन जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि मैं करूं तो क्या करूं और इस नरक से मैं कैसे बाहर निकलूंगी। तभी एक दिन वो बाजार गई होती है सब्जी लाने और उधर ही एक सहेली से मुलाकात होती है जिसका नाम सरोज होता है। सरोज जब इसको देखती है तो नमिता से कहती है कि नमिता, तेरे तो बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, तू तो बिल्कुल अच्छे नंबर लेकर के आई है और जिला और जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप नंबर पे है तू, तू क्यों पढ़ाई छोड़ दी? तभी नमिता बोलती है कि मैं क्या बताऊं। पहले तो खुश होती है लेकिन फिर थोड़ी मायूस हो जाती है और सरोज से सारी बातें बताती है और अपने घर का हाल कहती है कि जो मेरे घर वाले हैं मुझसे बहुत ही ज्यादा काम करवाते हैं और मेरा पति है जो मुझसे बात भी नहीं करता है और ना ही मेरे साथ रहता है। ये सब बातें जब सरोज सुनती है तो उसको समझाती है और कहती है कि देख मेरी बात सुन, तुझे इस नर्क से निकलना होगा। तू पढ़ने में इतनी अच्छी थी, अगर चाहती तो तू कहाँ से कहाँ तक चली जाती, लेकिन तुम इस नर्क भरी जिंदगी में कब तक जिएगी और अपनी जिंदगी को बर्बाद करती रहेगी। जब ऐसे नमिता की सहेली नमिता से कहती है तो नमिता को भी थोड़ा हौसला आता है और वो सोचती है कि ठीक है, और घर तो आ जाती है लेकिन जो उसके दिल दिमाग होते हैं उसमें सरोज की बातें गूंजने लगती हैं और हर बार सरोज की बातों को याद करके वो सोचने लगती है कि मैं किसी भी तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद होने नहीं दूंगी। और एक रोज वो फैसला लेती है कि मैं आज घर से भाग जाऊंगी और उसी रात को जो उसके पिताजी के दिए हुए थोड़े जेवर होते हैं और कुछ पैसे भी रखी होती है, उन पैसों और जेवर को लेकर के वो वहां से फरार हो जाती है। जब बाहर निकलती है तो सीधे वो दिल्ली के लिए आती है। जब दिल्ली पहुंचती है वहां पे जाने के बाद वो तुरंत 11वीं में एडमिशन लेती है। वहां पे एक उसकी सहेली होती है और उसी के सहयोग से वो एडमिशन लेती है। एडमिशन के बाद जब 11वीं प्रारंभ कर लेती है, 11वीं के बाद अच्छे नंबर से पास होती है, फिर 12वीं में प्रवेश करती है तो 12वीं भी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है। जो टीचर होते हैं उससे बहुत ही खुश होते हैं और उसकी सफलता को देखकर उसे तुरंत ही ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाता है। और ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलने के बाद क्योंकि इसकी जो जो टीचर होते हैं वो स्कॉलरशिप का भी जो फॉर्म होता है सब कुछ भर करके उसके पैसे ज्यादा आते हैं और इसी की वजह से वो पढ़ाई अपना जारी रखती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते लास्ट ईयर रहता है उस टाइम, तभी वहां पे एक डीएम साहिबा दिल्ली की आती हैं उस स्कूल में और जब आती हैं तो वहां पे भाषण देती हैं और भाषण में अपने जीवनी के बारे में बताती हैं कि मैंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किए तब जाके मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ और आप लोग भी इसी तरह मेहनत कीजिए, आप लोग भी ऐसे ऐसे पदों को प्राप्त होंगे। तभी जो नमिता बैठी होती है वो अपनी मैडम की जो डीएम साहिबा की बातें होती है बहुत ही गौर से सुनती है और उसे समझ में तो आता है कि मैं इसी पद पर काम करूंगी और मैं भी डीएम बनूंगी, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि डीएम पदवी के लिए क्या करना होता है। और जब जैसे ही वो डीएम साहिबा बाहर निकलती हैं तुरंत नमिता भी बाहर निकलती है और उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी डीएम साहिबा को लगता है कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है। वो तुरंत वहीं पे रुकती हैं। जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो वही लड़की होती है जो क्लास में होती है। वो रुक जाती हैं और बोलती हैं कि बेटा क्या हुआ, मैं देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रही हो। तभी वो नमिता सारी बातें बताती है और अपने बीते हुए कल को भी बताती है और कहती है कि मैं घर से भाग करके आई हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ मैडम, मेरा बाल विवाह हो गया है और इसके बावजूद भी मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ाई करूंगी और मैं आपके जैसे डीएम बनूंगी। तभी वो मैडम हंसने लगती हैं और बोलती हैं कि बेटा डीएम के लिए तुमको कठिन पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और बहुत ही कठिन कठिन परीक्षाएं देनी होती हैं। अगर तुम चाहो तो मेहनत करके कर सकती हो, कोई भी काम असंभव नहीं है। तभी नमिता के दिमाग में ये बातें घुस जाती है और वो
जी जान से पढ़ाई करने लगती है, तैयारी भी करती है और एक कोचिंग होता है उसी में दाखिला ले लेती है और जो उसके पास गहने होते हैं उसको भी बेच देती है। बेचने के बाद वो नमिता अपना फीस वगैरह होता है वो भरती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम प्रतीक होता है। प्रतीक जब मिलता है तो वो भी गांव से ही होता है और वो भी अपना घर बार छोड़ करके इसी तैयारी के लिए वो आया होता है दिल्ली में। और दोनों की बातचीत होती है, दोनों की कहानी सेम होती है। लेकिन जो नमिता होती है वो धीरे धीरे बातचीत तो इन लोगों का शुरू हो जाता है, लेकिन नमिता अपने आप बीती के बारे में नहीं बताती है। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद जो प्रतीक होता है, प्रतीक नमिता को चाहने लगता है और एक दिन अपना बात नमिता के सामने रखता है और बोलता है कि नमिता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम नाराज न हो तो मैं एक तुमसे बात कहूँ। तभी नमिता बोलती है कि बोलो। वो बोलता है प्रतीक कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे करती हो? तभी नमिता बोलती है कि प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरी आप बीती के बारे में सुनोगे तो तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरा बाल विवाह हो चुका है और मेरा परिवार भी है और ना ही मेरे पति से तलाक हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं हो पाया है और मैं वहां से भाग करके आई हूँ, यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ और मैं डीएम बनना चाहती हूँ। तभी प्रतीक बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जो नमिता होती है वो बोलती है कि नहीं, जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त हो जाऊंगी मैं शादी कुछ भी नहीं करूंगी और तुम भी जो अपना लक्ष्य लेकर अपने गांव से आए हो तुम भी अपना लक्ष्य पूरा करो। वो प्रतीक बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों जब नौकरी मिल जाएगी उसके बाद हम शादी कर लेंगे। नमिता भी हाँ कर देती है और उसके बाद ये दोनों जी जान से जुट जाते हैं तैयारी में। लेकिन जो प्रतीक होता है, नमिता से प्यार होने के बाद ये पढ़ाई पे कम फोकस करके नमिता को ज्यादा याद करता है। पढ़ाई में भी वही नमिता को याद करता रहता है, उसी के ख्यालों में डूबा रहता है और इसी की वजह से जब क्लियर पेपर आता है तो नमिता का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। लेकिन जो प्रतीक होता है वो पीछे रह जाता है, वो फेल हो जाता है। और इसके बाद जब प्रतीक नमिता के पास आता है तो बोलता है कि नमिता, तुम तो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई हो। तभी नमिता बोलती है कि तुम, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं हो पाया, लेकिन आगे कोशिश करूंगा। और इसके बाद नमिता बोलती है कि ठीक है और उसके बाद जो नमिता की पोस्टिंग होती है वहीं लखनऊ में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। और वहां होने के बाद अब नमिता सोचती है कि मैं क्या करूं, मैं अपने माता पिता से मिल करके आती हूँ और सीधे वो प्रयागराज के लिए आती है। और अपने जब घर पे आती है तो जो उसकी माँ होती है अपनी बेटी को देख के रोने भी लगती है और गले लगा लेती है और बोलती है कि बेटा तू इतने दिन तक कहाँ थी, हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, तुम्हारे ससुराल भी गए थे तो वहां से पता चला कि वो पता नहीं कहाँ भाग गए, किसके साथ भागी हमें पता नहीं। बेटा हमको सब पता था कि तुम इतनी प्रताड़ित की जा रही हो, पता नहीं तुम किसी दिन अपना जान दे दोगी या फिर कहीं भाग जाओगी, मुझे सब पता था, लेकिन मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हारे पिताजी के आगे मेरी कहाँ चलती थी और मैंने सोच लिया कि मेरी नमिता कहीं चली गई होगी, चलो अच्छा हुआ, इतना मैं सोची। लेकिन बेटा मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती थी, मुझे लगता था कि एक न एक दिन मेरी बेटी मेरे पास जरूर आएगी और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद नमिता अपने पिताजी से भी मिलती है, पिताजी भी उसके माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि बेटा मैं जानता था कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं गरीब होने के नाते बेटा मैं सोचा कि अगर तुम्हें दोबारा भी ले आ लेता हूँ तो दोबारा शादी कौन करेगा और कहाँ से पैसे आएंगे, इसी की वजह से बेटा मैंने तुम्हें उस नरक में ढकेल करके चला आया और इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तभी नमिता उनके हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है कि पिताजी नहीं। तभी नमिता के पिताजी पूछते हैं तो नमिता अपने पिताजी को भी सारी बातें बताती है। तो नमिता के पिताजी भी बहुत खुश होते हैं और उनका भी जो सर होता है वो गर्व से ऊपर हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि देखो मेरी बेटी डीएम बन करके आई है। और इसी के बाद जो नमिता की माँ होती है वो बोलती हैं कि बेटा अगर तुम चाहो तो यहीं पे महाकुंभ का स्नान लगा है, अगर तुम चाहो तो हमको लेके वहीं पे स्नान करा के चली आओ। तो नमिता बोलती है कि ठीक है माँ, मैं छुट्टी लेकर के आऊंगी किसी दिन। और तभी नमिता 2 दिन की छुट्टी पर आती है और आने के बाद वो अपने माता पिता को लेकर के
महाकुंभ के स्नान में प्रयागराज पहुंचती हैं। जब वहां पे जाती हैं तो वहां एक नागा साधु बैठे होते हैं जो सन्यासी वेश में होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। जब उनके पास पहुंचती है तो तुरंत देख करके पहचान जाती है, और पहचान जाती है तो बोलती है कि आप इस अवस्था में। तभी जो नागा साधु होते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन जो वो मैडम होती है वो तो थोड़ा सा बदल गई होती हैं, लेकिन फिर भी वो चेहरे से पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि आप नमिता हो। तभी वो नमिता बोलती है कि हाँ मैं, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी वो सारी बातें को बताने लगते हैं और बोलते हैं जब तुम वहां थी तो मैं तुम्हारी कदर नहीं जानता था, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारता पीटता था, तुम्हें प्रताड़ित करता था और मेरे परिवार वाले भी तुम्हें प्रताड़ित करते थे, लेकिन मैं इस पे कोई आवाज नहीं उठाता था, न ही कुछ कहता था। लेकिन जैसे ही तुम वहां से चली गई, हम लोगों को कमी महसूस होने लगी, तब तुम्हारी कमी समझ में आने लगी कि तुम क्या थी, कैसी औरत थी। और 2-4 साल तो मैं इधर उधर घूमता रहा पागलों की तरह, लेकिन मैंने एक दिन ठान लिया कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, मैं साधु बन जाऊंगा। और फिर मैं वाराणसी गया और वहीं पे मैं नागा साधु बन गया। और वहां के बाद फिर जब यहाँ पे प्रयागराज कुंभ लगा है तो मैं यहाँ पे आया हूँ। सारी बातों को नमिता यानी कि डीएम साहिबा सुनती हैं और उसके बाद वो बोलती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप साधु बन गए, लेकिन मैंने एक बार आपको नोटिस भेजी थी तलाक की, आपने साइन नहीं किए, ना ही उधर से कोई जवाब आया। तो आप ऐसा करिए कि इस कागज पे आप साइन कर दीजिए और हमको तलाक दे दीजिए, मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ। तभी वो नागा साधु वो कागज पे साइन कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने आपको तलाक दे दिया, आप आजाद हैं, आप जैसे भी हो आप शादी कर सकते हैं। तभी वो नमिता वहां से आती है अपने माता पिता को लेकर के, और आने के बाद प्रतीक से मिलती है, और प्रतीक से मिलती है तो दोनों लोग मिलकर के शादी कर लेते हैं और बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद जब नमिता अपने ससुराल जाती है तो जो नमिता के सास ससुर होते हैं नमिता को पा करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और जो प्रतीक होता है वो दोनों वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे से और बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। इन लोगों की जिंदगी बिल्कुल स्वर्ग हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।